हेलो दोस्तों, सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में। हम लोग 3 लेक्चर लेंगे। आज लेंगे सिंधु नदी के बारे में, अगले दिन लेंगे गंगा नदी के बारे में, उसके बाद लेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज सिंधु नदी तंत्र। सबसे पहले नदी जो है, जब पर्वत से गिरती है नदी या पहाड़ से गिरती है तो 3 प्रकार के भी आकृति बनाती है। एक छोटा भी, उससे बड़ा भी, सबसे बड़ा भी। अगर नदी गिर रही है, मान लेते नदी यहाँ से आ रही है तो नदी गिरती है तो भी आकार के बनाती है, वो गड्ढा बनाती है। ये जो है छोटा भी हो गया। उसके बाद बराज होगा। बड़ा का नाम होगा आपको गॉर्ज। जब नदी गिरेगी, जो ऊपर से पानी गिरती है नीचे में, जो समतल धरती में, तो क्या होता है, गड्ढा बन जाता है। वो भी आकार गड्ढा बनता है, इस तरह बनता है। तो क्या करेंगे, जो बड़ा रहेगा उसे हम गॉर्ज कहेंगे, और उससे भी बड़ा रहेगा उसे क्या कहेंगे, कैनियन कहेंगे। कैनियन, कैनियन कहेंगे। बड़ा को गॉर्ज कहेंगे, उस सबसे बड़ा को कैनियन कहेंगे। तो हमारे भारत में सबसे बड़ा गढ़ जो है वो सिंधु नदी बनाती है। उसके बाद जब नदी जो है, जब नदी समुद्र में प्रवेश करती है तो समुद्र में बहुत सारी नदी जो है वो कई भागों में बढ़ जाती है। जैसे मान लेते अगर गंगा ही नदी को लें तो गंगा नदी जब समुद्र में क्रॉस करती है, प्रवेश करती है, तो कई भागों में बढ़ जाती है। कई भागों में क्या होता है, बढ़ जाती है। तो क्या होता है, ये डेल्टा की तरह नज़र आता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। क्या होता है, डेल्टा कहते हैं। ये समुद्र में प्रवेश करती है। तो कुछ नदी जो है समुद्र में प्रवेश करती है, वो सीधे डायरेक्ट करती है, उसे क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं जो नदी है, नदी आई उस डायरेक्ट मिल गई समुद्र में, ये समुद्र में है, कई भागों में नहीं बटी, तो उसे क्या कहेंगे, वो एस्चुरी का निर्माण करेगी, या तो ज्वार नदमुख कहेंगे। जैसे भारत में मात्र 2 ही नदी है जो एस्चुरी बनाती है। पहला नदी है आपको नर्मदा, नर्मदा नदी। और दूसरा नदी क्या है, ताप्ती। ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती 2 नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है। बाकी बात जितने भी नदी है वो सब डेल्टा बनाती है। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तिब्बत पड़ता है। तिब्बत है, वहाँ पे पर्वत है। ये जो पर्वत है, पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत से जो है सिंधु नदी गुजरती है। सिंधु नदी कैलाश पर्वत से गुजरेगी और पाकिस्तान में जाएगी। और ये जिस झील से निकलती है उस झील का नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। और जिस ग्लेशियर से निकलती है, ग्लेशियर का नाम है बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर। अगर सिंधु नदी की बात की जाए, आपको पर्वत के बारे में बात की जाए जो किस पर्वत से निकलती है, तो कैलाश पर्वत। ग्लेशियर की बात की जाए किस ग्लेशियर से निकलती है, तो बोखरचू ग्लेशियर से निकलेगी। अगर झील की बात की जाए तो किस झील से निकलती है, तो मानसरोवर झील से निकलती है। जब सिंधु नदी जो है जब भारत में प्रवेश करती है, जिस स्थान पर करती है उस स्थान का नाम है दमचौक। दम चौक। जिस स्थान पे भारत की बाउंड्री जो है, जहाँ पे क्रॉस करती है, अंदर जाती है, वहाँ नाम है दम चौक। और जहाँ भारत से बाहर निकलती है उस स्थान का नाम है चिल्लास।
इस स्थान का नाम है चिल्लास। सिंधु नदी की बात की जाए तिब्बत में, तो तिब्बत में इसका नाम है, तिब्बत में नाम सिंखी खबांग। सिंखी खबांग है। सिंखी खबांग का मतलब होता है शेर के मुख जैसा। अगर सिंखी खबांग है, इसका अगर बोला जाए इसका मतलब क्या होता है तो क्या कहेंगे, शेर के मुख जैसा। अब जो ये नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है झेलम नदी। झेलम नदी जो है जम्मू कश्मीर से यहाँ से निकलती है, ऐसे करके पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये जिस जगह से निकलती है उस जगह का नाम है वेरीनाग झील। वेरीनाग झील। सिंधु नदी जो है ये झेलम नदी जो है वेरीनाग झील से निकलती है। उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश में एक नदी है चंद्र और एक नदी है भाग। क्या एक नदी है चंद्र, एक नदी है भाग। ये दोनों नदी जहाँ पे मिलती है उस मिलन बिंदु से इसका चिनाव नाव पड़ता है, चिनाव। और जहाँ पे ये दोनों नदी मिलती है उस जगह का नाम है तांडी। उस जगह का नाम है तांडी। दो नदी है, जो दोनों नदी निकलती है बारालाचा दर्रा से निकलती है। ये जो नदी है बारालाचा दर्रा से निकलेगी। बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा से निकलती है। और जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम है तांडी। और तांडी से इस नदी का नाम पड़ता है चिनाव। ये नदी का नाम है चिनाव। और चिनाव नदी में जिस जगह पे झेलम नदी मिलती है उस जगह का नाम है झंग। जिस जगह पे चिनाव नदी में झेलम नदी मिलती है उस जगह का नाम है झंग। और चिनाव नदी जहाँ पे मिलती है पाकिस्तान में सिंधु नदी से, इस जगह का नाम है मिठनकोट। मिठनकोट। तो क्या हम लोग देखें, दो नदी है चंद्र और भाग। दोनों नदी जहाँ पे मिलती है उस जगह का नाम है तांडी। और तांडी के बाद इस नदी का नाम हो जाता है चिनाव। चिनाव जो नदी है वो सिंधु नदी मिलती है पाकिस्तान में। जिस जगह पे मिलती है उस जगह का नाम है मिठनकोट। और जो झेलम जो नदी है वो झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है, वेरीनाग झील से निकलती है। और वो कहाँ आती है, वो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में चिनाव नदी से कहाँ पे मिलती है, झांग नामक स्थान पर मिलती है। उसके बाद हम नदी जो है रावी है, इसका रावी नदी है। ये रावी नदी जो है पाकिस्तान में मिलती है चिनाव नदी से। जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान का नाम है सिद्ध सराय। इस स्थान का नाम है सिद्ध सराय। इस स्थान का नाम है सिद्ध सराय। और ये रावी नदी जो है, रावी नदी के निकट यहाँ पे लाहौर है। लाहौर जो यहीं पे पाकिस्तान में है, लाहौर यहीं पे है। उसके बाद एक नदी है ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है भारत से ही निकलती है और भारत में ही मिल जाती है सतलज नदी में। सतलज नदी यहाँ पे है। सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है वो भी तिब्बत से निकलती है। पर्वत की बात की जाए तो कैलाश पर्वत ही होगा। सिर्फ आपको क्या बदलना है, यहाँ पे राकस ताल झील, राकस
राकास्ताल झील। सतलज नदी की उद्गम स्थल क्या है? राकास्ताल झील है। और पर्वत की बात की जाए तो पर्वत है, कैलाश पर्वत ही है। और ये जो सतलज नदी है, सतलज नदी में ही मिलती है ब्यास नदी। ब्यास नदी मिलती है। एकमात्र ये नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में ही है और भारत में ही मिल जाती है। तो हम लोगों ने क्या देखे, जितने भी नदियां हैं सभी नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से मात्र चिनाब नदी है जो सिंधु नदी की सहायक है। और ये जो झांग नदी, ये जो झांग में मिलती है झेलम नदी, झेलम नदी जो ऐसा नदी है जो भारत और पाकिस्तान के समानांतर जो है चलती है। भारत और पाकिस्तान जो सीमा दोनों है, दोनों सीमा के समानांतर जो है ये झेलम नदी चलती है। अगर आपको पूछ दिया जाए जो कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान के सीमा के समानांतर बहती है, वो नदी का नाम होगा झेलम नदी। और उसके बाद ब्यास नदी जो है वो मात्र सहायक नदी है सतलज की। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो ब्यास नदी जो किसकी सहायक नदी है? ब्यास नदी मात्र सहायक है सतलज की सहायक है। और झेलम नदी की बात की जाए, झेलम नदी जो सहायक है चिनाब की सहायक है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक यहीं पे, यही जगह पे पर्वत कैलाश पर्वत ही है। कैलाश पर्वत से जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है जो ऐसे करके ये यहाँ आती है। तो ब्रह्मपुत्र की नदी के बारे में एक लेक्चर लेना पड़ेगा, डिटेल उसको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग आइए देखते हैं किस नदी पे कौन सी परियोजना है। सबसे पहले हम लोग बात की जाए झेलम नदी की, तो झेलम नदी पे 3 परियोजना है। कौन कौन परियोजना है? एक यहाँ पे है किशनगंगा, तुलबुल, उड़ी। 3 परियोजना है, आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पे 3 परियोजना है, किशनगंगा, तुलबुल, उड़ी। झेलम नदी पे 3 परियोजना है, किशनगंगा, तुलबुल, उड़ी परियोजना। उसके बाद चिनाब नदी की बात की जाए तो चिनाब नदी में 3 परियोजना है, बगलिहाल, सलाल, दुलहस्ती। चिनाब नदी जो है यहाँ पे आपको है बगलिहाल, यहाँ पे सलाल, दुलहस्ती। बगलिहाल परियोजना, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना जो है चिनाब नदी पे है। उसके बाद की जाए रावी नदी पे, रावी पे है थीन परियोजना और चमेरा परियोजना। रावी पे है थीन और चमेरा। रावी पे थीन जो परियोजना है उसे नाम बदल दिया गया है, उसे नया नाम बनाया गया है, महाराजा रंजीत सिंह का नाम दिया गया है। जो थीन परियोजना है उसका नाम परिवर्तन करके महाराजा रंजीत सिंह का नाम दे दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्यास नदी। ब्यास पे एक परियोजना है पुंग परियोजना। ब्यास पे एक परियोजना है पुंग परियोजना। उसके बाद ब्यास नदी जहाँ पे मिलती है वहाँ पे एक परियोजना है। उसका आपका ये जो सतलज नदी पे है यहाँ पे नापता झाकरी परियोजना। उसके बाद भाखड़ा नांगल परियोजना। तो दोस्तों ये नदी है सिंधु नदी तंत्र, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी ले लिए। आगे जो हम लेक्चर लेंगे ब्रह्मपुत्र की लेंगे और उसके बाद गंगा नदी तंत्र लेंगे और जो छोटी छोटी नदी है उसको इधर लेंगे। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से है, कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान के सीमा के समानांतर बहती है? आप लोग उसका कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।